हेलो फ्रेंड्स, वेलकम है आप सभी का तनु क्लासेस 8 को में। तो आज हम लोग सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर 4 का नाम है पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फॉर्मा का सिद्धांत। काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है। अगर आप इस चैप्टर का थ्योरी कंप्लीट नहीं किए हैं तो प्लीज आपसे रिक्वेस्ट है इस चैप्टर का थ्योरी को कंप्लीट कर लें। तो चलिए देखते हैं सेकंड वीडियो का सबसे फर्स्ट क्वेश्चन क्या है। देखिए, इसका फर्स्ट वीडियो आ चुका है जिसमें हम लोग 9 सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए थे। तो हम लोग यहाँ इसलिए 10वां से स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन है, दीर्घकाल में एक फॉर्मा का पूर्ति वक्र क्या होता है। फॉर्मा का पूर्ति वक्र क्या होता है, ये पूरा तरह से थ्योरी वाला वीडियो में पूरा तरह से क्लियर करा दिया गया है। पूरा तरह से बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ इसको बता दिया गया है। दीर्घकाल में फॉर्म उत्पादन के सभी साधनों में आवश्यकता अनुसार समायोजन कर सकती है। कहने का मतलब ये हुआ कि लॉन्ग टाइम पीरियड में, यानी ज्यादा समय में ज्यादा टाइम मिलने पर, ज्यादा समय मिलने पर कोई भी फॉर्म, कोई भी उद्योग अपने उत्पादन के सभी साधन, जो भी उसके साधन है, उत्पादन के साधन है, श्रमिक हो गया या फिर उसके पूंजी हो गया या फिर कच्चा माल हो गया, उसमें आवश्यकता अनुसार समायोजन कर सकती है। यानी एक तरह से उसमें आवश्यकता अनुसार, जरूरत के अनुसार उसमें चेंजिंग ला सकता है, बदलाव ला सकता है। अतः दीर्घकाल में स्थिर लागत उत्पन्न नहीं होती है। उत्पादन के शून्य स्तर पर फर्म की लागत भी शून्य होती है। कहने का मतलब ये हुआ कि अगर उत्पादन होगा ही नहीं, कोई चीज प्रोडक्शन होगा ही नहीं, फर्म में कोई चीज निर्माण होगा ही नहीं, तो एक तरह से फर्म का जो एक तरह से लागत होगा वो क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, शून्य हो जाएगा। अतः शून्य उत्पादन स्तर पर ना लाभ ना ही हानि की स्थिति होती है। यानी एक तरह से प्रोडक्शन होता ही नहीं तो वहां तो एक तरह से कोई भी चीज बनता ही नहीं, तो ना ही लाभ ना ही हानि होती है। ठीक है, ना ही लाभ की स्थिति होती है ना ही हानि की स्थिति होती है। तो अतः दीर्घकाल में फर्म उत्पादन के उन स्तरों का चयन करती है, सिलेक्शन करती है, जिससे उसकी कुल लागत पूरा जो है एक तरह से किया जा सके, पूरा एक तरह से अर्न किया जा सके। दूसरे शब्द में आप ये भी कह सकते हैं कि फर्म उत्पादन के उन सभी स्तरों को चयन करती है, उन सभी स्तरों का सिलेक्शन करती है जिनके लिए कीमत न्यूनतम यानी LRAC के समान या फिर इससे अधिक होता है। न्यूनतम LRAC के समान या उससे अधिक सभी कीमतों पर LRMC पर का जो एक तरह से होता है रेंज, ऊपर उठता हुआ दीर्घकाल आपूर्ति वक्र को दर्शाता है। ठीक है, ये एक तरह से दीर्घकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है, उसका एक तरह से जो रवैया होता है, उसको जो प्रवृत्ति होता है, उसी को एक तरह से ड्राइव करके आप लोग को बताना है, इसका आंसर देना है। ठीक है, उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको फिर भी समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। तो चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन हम लोग को क्या करा है। अगला क्वेश्चन जो है, क्वेश्चन है आपका कि प्रौद्योगिकी की प्रगति एक फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, किस प्रकार उस पर असर डालता है, इफेक्ट डालता है। तो चलिए देखते हैं। तो उत्पादन तकनीक में प्रगति के माध्यम से एक फर्म उत्पादन साधनों की समान मात्रा से अधिक उत्पादन कर सकते हैं। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फर्म है, कोई भी एक तरह से फैक्ट्री है, अगर वह एक तरह से टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा, यानी तकनीक का इस्तेमाल करेगा, तो एक तरह से जो समान मात्रा से, जो एक तरह से सामान्य जनरली जो मात्रा उत्पन्न करते हैं उत्पादन के, प्रोडक्शन जो करते हैं, तो उससे अधिक, यानी उससे अधिक उत्पादन कर सकती है अगर टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करेगा। कहने का मतलब ये हुआ कि कोई भी फर्म अगर मजदूरी का इस्तेमाल करता है, ठीक है, यानी लेबर लोग का इस्तेमाल करता है उत्पादन करने में, उसी के लेबर के जगह अगर कोई टेक्नीशियन वाला मशीन लाके बैठा दिया, कोई टेक्निकल वाला मशीन लाके बैठा दिया, यानी तकनीकी आधारित बना हुआ मशीन लाके अगर बैठा दिया, तो वहां क्या होगा, यानी एक तरह से उत्पादन क्या होगा, अधिक होगा, यानी अधिक उत्पादन कर सकती है। दूसरे शब्दों में हम ये भी कह सकते हैं कि प्रोन्नत उत्पादन, यानी प्रोन्नत उत्पादन तकनीक से उत्पादन के समान स्तरों को साधनों की कम इकाइयों के प्रयोग से भी उत्पन्न किया जा सकता है। ठीक है, प्रोन्नत उत्पादन तकनीक से सीमांत लागत घट जाती है। ये जो है प्रोन्नत उत्पादन तकनीक, इसमें क्या होता है कि सीमांत लागत जो होता है MC मार्जिनल कॉस्ट, वो क्या हो जाता है, उसका रेंज नीचे आ जाता है। अतः SMC वक्र नीचे दाईं ओर खिसक जाता है जब कोई फर्म उन्नत उत्पादन तकनीक का प्रयोग करती है। आवश्यक रूप से न्यूनतम ABC यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से इससे ऊपर SMC जो होता है, इसका लेवल ऊपर उठ जाता है। भाग इस चीज को क्या कहते हैं, भाग आपूर्ति वक्र होता है। अतः फर्म का आपूर्ति वक्र भी नीचे की ओर मतलब एक तरह से खिसक जाता है। तो ये एक तरह से ग्राफिक के लिए यहाँ एक तरह से वर्णन किया गया है, इनमें ग्राफ में इसका रवैया कैसा होता है उसी का एक तरह से ड्राइव यहाँ किया गया है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपका था कि प्रौद्योगिकी की प्रगति एक तरह से फर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, किस प्रकार उसको एक तरह से इफेक्ट डालता है। तो आपको इस प्रकार आंसर देना है। उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन आपका है कि इकाई कर लगाने में एक फर्म पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है। इकाई कर, यूनिट टैक्स लगाने में एक फर्म जो है पूर्ति वक्र को किस प्रकार इफेक्ट डालता है। तो प्रति इकाई बिक्री पर सरकार द्वारा लगाए गए शुल्क, यानी जो भी सरकार टैक्स लेते हैं, जो भी एक तरह से कर लेते हैं, इकाई शुल्क कहते हैं उसको। इकाई उत्पादन शुल्क आरोपित करने पर फर्म की सीमांत लागत क्या होती है,
बढ़ जाती है। इससे सीमांत लागत वक्र बाईं या फिर ऊपर की ओर खिसक जाता है। न्यूनतम एबीसी से इससे ऊपर एसएमसी उठ जाता है और इसका जो भाग होता है आपूर्ति वक्र को दर्शाता है। ठीक है, अतः कर लगाने पर फॉर्म का आपूर्ति वक्र ऊपर यानी बाईं की ओर खिसक जाता है। ठीक है, यानी एक तरह से ग्राफिक की ग्राफ के जरिए यहाँ वर्णन किया गया है, ग्राफ के माध्यम से यहाँ बताया गया है कि किसी आगत की कीमत में वृद्धि एक फॉर्म के पूर्ति वक्र को किस प्रकार प्रभावित करती है, किस प्रकार उसको एक तरह से अफेक्ट करता है। तो उत्पादन आगतों की कीमत बढ़ने से उत्पादन लागत में बढ़ोतरी होती है। सिंपल सी बात है, उत्पादन आगत में एक तरह से कीमत में अगर बढ़ेगा, कीमत में अगर बढ़ोतरी होगी, कीमत बढ़ने लगेगा तो उत्पादन लागत में क्या हो जाएगी, एक तरह से ऑटोमेटिकली उसमें रेंज ऊपर होने लगेगा, बढ़ने लगेगा, बढ़ोतरी हो जाती है। इससे सीमांत लागत क्या हो जाती है, बढ़ जाती है। यानी एमसी जो होता है एमसी जो होता है जिसको कहते हैं मार्जिनल कॉस्ट जिसको कहते हैं, वो क्या हो जाती है कि बढ़ जाती है। तो सीमांत लागत वक्र ऊपर यानी बाईं की ओर खिसक जाता है, इसका जो ग्राफ होता है ऊपर की ओर चल जाता है। तो न्यूनतम एबीसी यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से वो ऊपर, इससे ऊपर एसएमसी का ऊपर उड़ जाता है, एक तरह से एसएमसी के ऊपर भी चल जाता है। ठीक है, एबीसी जो होता है ये एसएमसी के ऊपर भी चल जाता है, यानी उठा हुआ भाग आपूर्ति वक्र होता है। अतः साधनों की आगतों की कीमत या लागत बढ़ने से आपूर्ति वक्र ऊपर यानी बाएं की ओर खिसक जाता है। ठीक है, यानी ग्राफ के जरिए एक तरह से सारी चीज को यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। अगर आपका ग्राफ क्लियर है तो प्लीज कोई भी चीज को आपको समझने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो चलिए 13वां नंबर क्वेश्चन मेरा डन हो गया, आगे बढ़ते हैं 14वां नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि बाजार में फर्मों की संख्या में वृद्धि बाजार पूर्ति वक्र को किस प्रकार एक तरह से प्रभाव करती है। सिर्फ पूर्ति वक्र की बात की जा रही है, पूर्ति वक्र पर कौन कितना प्रभाव डालता है। ठीक है, तो बाजार में अगर फर्म की संख्या बढ़ेगी, अगर उसका एक तरह से वृद्धि होगा तो बाजार पूर्ति वक्र में किस प्रकार इफेक्ट आएगा, किस प्रकार उसमें चेंजिंग आएगा, तो चलिए देखते हैं। तो फर्मों की संख्या में परिवर्तन होने पर बाजार आपूर्ति जो वक्र होता है खिसकाव हो जाता है, एक तरह से उसमें खिसकने लगता है, उसका रेंज आगे पीछे होने लगता है। तो फर्मों की संख्या बढ़ोतरी होने पर आपूर्ति वक्र में एक तरह से बढ़ोतरी होती है। यह क्वेश्चन आपको ऑब्जेक्टिव के रूप में भी पूछा जा सकता है कि फर्मों की संख्या में अगर बढ़ोतरी होगी तो आपूर्ति वक्र में क्या होगी, तो वृद्धि होती है। तो अतः बाजार आपूर्ति वक्र नीचे दाईं की ओर खिसक जाता है। इसके विपरीत फर्मों की संख्या में कमी होने से बाजार आपूर्ति में जो कमी आ जाती है, इसे आपूर्ति वक्र ऊपर बाईं की ओर खिसक जाता है। यानी हर एक चीज ग्राफ के जरिए यहाँ डिफाइन किया जा रहा है। ठीक है, तो 14 नंबर क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चन था। शॉर्ट क्वेश्चन में कह रहा था कि बाजार में जो फर्म की संख्या होती है उसमें अगर वृद्धि होगा तो बाजार पूर्ति वक्र में कैसा इफेक्ट आएगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम बढ़ते हैं 15 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन है कि क्या अल्पकाल में प्रतिस्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर सकता है यदि बाजार में कीमत न्यूनतम और औसत परिवर्ती लागत कम है। व्याख्या कीजिए, इसको एक तरह से डिफाइन कीजिए। तो न्यूनतम औसत परिवर्तनशील लागत यानी एबीसी जो होता है एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कम किसी भी कीमत स्तर पर उत्पादन का धनात्मक उत्पादन स्तर उत्पन्न नहीं कर सकती है। इसे निम्नलिखित चित्र द्वारा एक तरह से निम्नलिखित चित्र द्वारा यानी एक तरह से डायग्राम द्वारा या फिर एक तरह से इक्वेशन के द्वारा समझा जा सकता है। तो चलिए देखते हैं। तो अतः जो हानि होती है यानी एक तरह से जो होता है उत्पादन y1 कॉमा जो होता है एक तरह से स्तर पर हानि का जो मान होता है टीएफसी जिसको कहते हैं टीएफसी से ज्यादा होता है। ठीक है, जबकि उत्पादन के शून्य स्तर पर हानि टीएफसी के समान होती है। टीएफसी यानी जो होता है टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, इसको क्या कहते हैं, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कहते हैं। अतः उत्पादन नहीं करके फर्म अपनी हानि को घटा रही है। अगर कोई भी फर्म अगर उत्पादन नहीं करेगा, कोई भी चीज का एक तरह से प्रोडक्शन नहीं करेगा, नहीं बनाएगा, तो वह एक तरह से क्या कर रही है कि अपनी हानि को घटा रही है। अतः न्यूनतम एबीसी से कम कीमत पर फर्म उत्पादन का कोई स्तर नहीं चुनना पसंद करती है। ठीक है, सही सी बात है। एक तरह से जो होता है इसमें जो अगर कोई भी न्यूनतम एबीसी पर अगर एक तरह एवरेज वेरिएबल कॉस्ट अगर एक तरह से नीचा आ जाएगा तो एक तरह से उत्पादन करना ही छोड़ देगा, एक तरह से उत्पादन करना पसंद नहीं करेगा कोई भी फर्म, कोई भी फैक्ट्री। तो चलिए मेरा 15 नंबर क्वेश्चन डील हो गया, आगे बढ़ते हैं 16वां क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि क्या दीर्घकाल में, सब सारे क्वेश्चन लॉन्ग क्वेश्चन है, सारे क्वेश्चन जो है लॉन्ग क्वेश्चन है। जब भी ये नंबर के आपको पूछे जाएंगे ये क्वेश्चन आपको 3 नंबर प्लस के ही पूछे जाएंगे। ठीक है, तो क्या दीर्घकाल में स्पर्धी बाजार में लाभ अधिकतमीकरण फर्म सकारात्मक स्तर पर उत्पादन कर सकती है यदि बाजार सीमांत न्यूनतम औसत लागत से कम है, तो व्याख्या कीजिए। ठीक है, ये क्वेश्चन हम लोग अभी जस्ट एक तरह से डील कर लिए। तो आगे बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन भी मेरा डन हो गया क्योंकि ये क्वेश्चन डबल एक तरह से रिपीट किया गया है। 15 नंबर क्वेश्चन और 16 नंबर क्वेश्चन में कोई खास अंतर नहीं है, तो हम लोग एक तरह से टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन आपको कह रहा है कि अल्पकाल में एक फर्म का पूर्ति वक्र क्या होता है। ठीक है, ये अल्पकाल में एक तरह से शॉर्ट टाइम में जो फर्म का पूर्ति वक्र होता है वो क्या होता है। तो किसी दी गई कीमत पर अधिकतम
अधिकतम लाभ कमाने वाली फर्म अल्पकाल में उत्पाद की जितनी मात्रा उत्पादन के लिए चयन करती है, सिलेक्शन करती है, उसे क्या कहते हैं? आपूर्ति वक्र कहते हैं। यहाँ एक तरह से आपूर्ति वक्र का एक तरह से डिफिनेशन दिया गया है, परिभाषा दिया गया है। यहाँ पे ये लाइन को याद रखना होगा कि किसी दी गई कीमत पर कोई भी प्राइस पर अधिकतम लाभ कमाने के लिए, ज्यादा से ज्यादा फायदा कमाने के लिए, प्रॉफिट कमाने के लिए फर्म अल्पकाल में, शॉर्ट टाइम में, कम समय में उत्पाद की जितनी मात्रा उत्पादन के लिए चयन करती है, उत्पादन की जितनी मात्रा चाहे वो सिलेक्शन करती है, उसको सेलेक्ट करती है, हमको इतना मात्रा का उत्पादन करना है, तो उसी को क्या कहेंगे? उसे क्या कहते हैं? आपूर्ति वक्र कहते हैं। ठीक है, या फिर दूसरे शब्द में, दूसरी परिभाषा में, दूसरे बात में हम लोग ये भी कह सकते हैं कि आपूर्ति विभिन्न कीमतों पर अधिकतम लाभ के विभिन्न उत्पादन स्तरों को दर्शाती है। ठीक है, यानी आपूर्ति जो है विभिन्न कीमतों पर, अलग अलग प्राइस पर, अलग अलग कीमत पर अधिकतम लाभ यानी ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट कमाने के लिए अलग अलग उत्पादन स्तर को दर्शाता है। कभी उत्पादन स्तर ज्यादा होता है, कभी उत्पादन स्तर कम होता है, कभी ज्यादा चीज बनाया जाता है, कभी कम चीज बनाया जाता है, कभी ज्यादा, मतलब एक तरह से बड़े पैमाने पर फैक्ट्री में बड़े बड़े मजदूर काम करते, बहुत सारे मजदूर काम करते, कभी कम मजदूर काम करते, वही है उत्पादन का स्तर यानी लेवल। ठीक है, तो किसी भी कीमत जो न्यूनतम एबीसी के समान या अधिक हो, फर्म कीमत को संगत उत्पादन की एसएमसी के समान करेगी। ऐसी सभी कीमतों के न्यूनतम एबीसी से वो उससे ऊपर एसएमसी वक्र संगत उत्पादन स्तरों के अधिकतम लाभ स्तरों के संयोजन को प्रदान करता है, संयोजनों को प्रदान करता है, एक तरह से उसको कंजुगेटेड फॉर्म को एक तरह से उसको प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो एक फॉर्म का न्यूनतम एबीसी जो होता है यानी मिनिमम जो एबीसी होता है, एवरेज वेरिएबल कॉस्ट से, तथा उससे ऊपर एसएमसी का ऊपर जाता हुआ भाग आपूर्ति वक्र होता है। फिर यहाँ एक तरह से ग्राफ के जरिए एक तरह से आपूर्ति वक्र का डिफिनेशन दिया गया है कि आपूर्ति वक्र क्या होता है कि एक फॉर्म का न्यूनतम एबीसी से ऊपर यानी उससे ऊपर एसएमसी का जो ऊपर जाता है, एक तरह से इसका जो ग्राफ जो ऊपर जाता है, तो उसी भाग को क्या कहते हैं? आपूर्ति वक्र कहते हैं, आपूर्ति वक्र होता है। ठीक है, तो इससे एक तरह से यहाँ ग्राफ के जरिए एक तरह से होता है गहरा रेखाखंड अल्पकालीन आपूर्ति वक्र को दर्शाता है। यहाँ एक तरह से ग्राफ के जरिए बताया गया है, ग्राफ कहीं है, उसको ग्राफ के जरिए जो होता है एक तरह से ड्राइव किया गया है। आगे बढ़ते हैं 18 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है, सिंपल क्वेश्चन है, क्वेश्चन है कि पूर्ति की कीमत लोच का अर्थ क्या होता है, यानी पूर्ति का कीमत लोच से आप क्या समझते हैं, यह आपको पूछा जा रहा है। ठीक है, तो कीमत परिवर्तन के प्रति वस्तु की आपूर्ति, यानी कीमत में चेंजिंग आने से, कोई भी प्राइस में, कोई भी कीमत में चेंजिंग आने से प्रति वस्तु की आपूर्ति में प्रतिक्रियात्मक परिवर्तन की माप को क्या कहते हैं? पूर्ति लोच कहते हैं। सीधी सी बात है, कीमत में चेंजिंग आने के कारण, कीमत में जो चेंजिंग आने के कारण हर एक वस्तु की आपूर्ति में, उसका एक तरह से सप्लाई में जो प्रतिक्रियात्मक यानी रवैया जो आता है, प्रवृत्ति जो आता है, उसमें जो चेंजिंग आता है प्रवृत्ति में, तो उसी को क्या कहते हैं? पूर्ति की कीमत लोच कहते हैं। ठीक है, यानी इलास्टिसिटी ऑफ प्राइस। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं 1900 नंबर क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न तालिका में कुल संप्रांति, सीमांत संप्रांति और औसत संप्रांति, कुल संप्रांति, टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू का जो परिकलन कीजिए। वस्तु की प्रति इकाई बाजार कीमत 10 रुपया। ठीक है, एक तरह से सिंपल क्वेश्चन है। सिंपल क्वेश्चन में आपको एक तरह से आंसर इस प्रकार देना है कि प्रति इकाई उत्पादन विक्रय के जो एक तरह से कीमत है वो कितना है? 10 रुपया है। तो इकाई है, अतः सीमांत आगत जो होगा, सीमांत आगम MR, जिसको मार्जिनल रेवेन्यू कहते हैं, तो एक तरह से जिसको क्या कहते हैं, एक तरह से कुल सो जो इसमें तो सीमांत संप्राप्ति कहते हैं, इसको क्या कहते हैं? सीमांत संप्राप्ति कहते हैं। और औसत आगम AR दोनों कीमत 10 रुपये प्रति इकाई के समान है। जैसे जैसे फर्म बिक्री की स्तर बढ़ाती है तो कुल आगत यानी TR, टोटल रेवेन्यू, एक समान दर से आगे बढ़ती है, बढ़ने लगती है। ठीक है, जैसे जैसे फर्म आगे बढ़ेगा तो TR तो खुद ब खुद बढ़ेगा, क्योंकि टोटल रेवेन्यू उसका ज्यादा होगा। तो उम्मीद करता हूं आपको सारे क्वेश्चन से समझ में आ गए होंगे। तो हम लोग 10वां से स्टार्ट किए थे, टोटल 19 तक चले, तो 9वां क्वेश्चन हम लोग डील कर लिए, लेकिन 9 क्वेश्चन सब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर कर लिए। सारे क्वेश्चन दमदार क्वेश्चन है। अगर आपको समझ में नहीं आया तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर समझ में नहीं आया तो प्लीज आप लोगों को फिर सजेस्ट करना चाहूंगा, आप इसका थ्योरी वाला वीडियो को जरूर देखिएगा। यानी पूर्ण प्रतिस्पर्धा की स्थिति में फर्म का सिद्धांत का जो थ्योरी कवर किया गया है जिस वीडियो में, वो वीडियो लेक्चर का जो एक तरह से लिंक है, इसी वीडियो के लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, तो वहां जाकर के आप आराम से देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग कहां से स्टार्ट किए थे? 10वां से स्टार्ट किए थे। 10वां से स्टार्ट करके हम लोग टोटल 19 तक चले, और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, सब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं। तो अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आपको चैनल पर पूरी तरह से तैयारी कराई जाती है। ठीक है, अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक कर दें, और अगर अपना ख्याल रखिए, फिर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, क्योंकि उनको भी एक तरह से फायदा पहुंचेगा तो अच्छा होगा। तो रखिए अपना ख्याल, मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।